अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, और इसके बाद जो है हम देखेंगे डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसे हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। अब टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। जो पहली है उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स हो जाएंगी, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास तीन टाइप्स जो है वो मौजूद हैं। तो ओवरऑल हमने ये दो टॉपिक जो है अपने पास आज कवर करने हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे यूज़ करते हुए हम डाटा को इनपुट करते हैं। इनपुट के बाद जो है प्रोसेस करेंगे उस इनपुट डाटा के ऊपर, और उसके बाद जो है हम उसका कोई ना कोई एक यूज़फुल आउटपुट जनरेट करेंगे, या यूज़फुल रिजल्ट जो है वो जनरेट करके आपका कंप्यूटर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमारे पास इस तरह से हो जाती है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल एक डम डिवाइस है। डम का मतलब ये है कि उसने कुछ भी नहीं करना होता। हम बैकएंड के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में जो है उसको बताते हैं कि हमने करना क्या है आपने। जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड के ऊपर अब देखें डिफरेंट बटन हमारे पास लगे हुए हैं। हम कीबोर्ड के ऊपर कुछ टाइप करते हैं। आपके कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि ये जो है डाटा मैंने इनपुट हो रहा है। इनपुट होने के बाद यही डाटा जो है मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाना भी है, डिस्प्ले करवाना है। तो बैकएंड के ऊपर स्पेसिफिक इन टास्क से रेलिवेंट हमारे पास कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमने राइट करके जो है वो रखे हुए होती हैं, जो कि बोर्ड को भी बता रहे होती हैं कि इनपुट डाटा है, और मॉनिटर को भी बता रहे होती हैं कि ये डाटा जो है मुझे स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं, हम इसे प्रोग्राम भी कहते हैं, हम इसे सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये किसी न किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है हम अपने पास राइट करते हैं, और फिर हम वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को सबमिट करते हैं। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करके जो है उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट को जो है वो जनरेट करवाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है तो उसका बैकएंड पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होना जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। In other words, we can say that if you want that a computer perform some task, we will write some program. जब भी आपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो बैकएंड पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करके जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें लैंग्वेज का पता होना जो है वो ज़रूरी है कि लैंग्वेज देखें हमारे पास क्या होती है। नॉर्मल लाइफ के अंदर जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, एक तरह से एक कम्युनिकेशन का वे होता है। हमारे पास दो पर्सन मौजूद हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो दोनों किसी न किसी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, और वो लैंग्वेज उन्होंने वो फॉलो करनी है जो दोनों के लिए समझनी जो है वो आसान हो। जैसे मैं आप लोगों से भी कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरी लैंग्वेज के अंदर या तो कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आ रहे हैं, या फिर मैं उर्दू वर्ड्स को जो है वो अपने पास यूज़ कर रही हूँ। अब मेरे लिए बोलना आसान है, मुझे इंग्लिश भी समझ आ जाएगी, मुझे उर्दू भी समझ आ जाएगी। इन ए सेम वे मेरी जो ऑडियंस है वो आप लोग हैं, तो आप लोगों के लिए भी जो है इंग्लिश और उर्दू को जो है वो समझना जो है वो आसान है। अब जब मुझे कंप्यूटर से बात करनी होगी, तो जब मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो जो कंप्यूटर है उसे ये उर्दू इंग्लिश जो है वो समझ नहीं आती। इसका मतलब ये है कि मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ेगी जो आपके कंप्यूटर को जो है वो समझ आ सके। तो ऐसी लैंग्वेज जो आपके यूज़र, आपके ह्यूमन और आपके कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगी, उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जब आपने सॉफ्टवेयर को राइट करना होगा तो हम वहाँ पर कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज की, अगर मैं जिस तरह से इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश क्या है हमारे पास। अगर मुझे इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करना है तो मुझे इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। इन ए सेम में अगर मैं सॉफ्टवेयर लिख रही हूँ तो स्पेसिफिकली मैंने कोई एक लैंग्वेज उठाई हुई है, और उस लैंग्वेज के यूज़ करते हुए जब मैं सॉफ्टवेयर को लिखूँगी तो मुझे उस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स को भी जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ए सेट ऑफ वर्ड्स
symbols and codes used to write program is called programming language. In other words, आप ये कह सकते हैं कि it is a way to communicate with the computer as we communicate with human. तो जब आपके यूज़र और कंप्यूटर की आपस में कम्युनिकेशन हो रही होगी तो वहाँ पर हम कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो अपने पास फॉलो करेंगे. उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स. अब डिफरेंट तरह की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिसे यूज़ करते हुए हम डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स को जो है वो अपने पास जो है वो राइट करते हैं. सम लैंग्वेजेस आर स्पेशली यूज्ड फॉर राइटिंग बिजनेस प्रोग्राम. ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशंस को राइट करने के लिए जो है हमारे पास डिफरेंट तरह के लैंग्वेजेस मौजूद हैं. अदर्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग साइंटिफिक प्रोग्राम. साइंटिफिक एप्लीकेशंस को राइट करने के लिए जो है हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो मौजूद हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवरऑल एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हमारे पास दूसरा नेम है हम इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी जो है वो कह सकते हैं. अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो टाइप्स हो जाती हैं. एक है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी जो है हमारे पास वो हो जाती है हाई लेवल लैंग्वेज. सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज को देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है. ऐसी लैंग्वेज जो आपके कंप्यूटर के लिए समझनी आसान है लेकिन ह्यूमन के लिए इसे अंडरस्टैंड करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज. ओवरऑल यूज़र और कंप्यूटर ही आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो मशीन को समझ आ जाए, कंप्यूटर को समझ आ जाए, लेकिन ह्यूमन के लिए उसे याद करना, उसको यूज़ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है. लो लेवल लैंग्वेज को हम 0 और 1 की लैंग्वेज भी कहते हैं. तो इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपने जितना भी सॉफ्टवेयर लिखना है, जितना भी कोड लिखना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी है, वो आप 0 और 1 के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो है अपने पास राइट करेंगे. Computer can understand these languages easily, but writing a program in low-level language require a deep knowledge of the internal structure of the computer. Overall, हमारे पास जो अर्ली ईयर्स थे जब हम पहली बार सॉफ्टवेयर को लिख रहे थे तो टोटली पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो 0 और 1 के फॉर्मेट जो है में जो है वो लिखा जाता था. तो ओवरऑल लो लेवल लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर को राइट करना ह्यूमन के लिए जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम देता है. जो दूसरी लैंग्वेज हमारे पास आ जाएगी हाई लेवल लैंग्वेज. वो हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपके ह्यूमन के लिए जो है वो अंडरस्टैंड करना आसान हो जाती है लेकिन जो आपकी मशीन है उसके लिए जो है उसको समझना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. अब लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आ जाए लेकिन फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड आवर लो लेवल लैंग्वेज. अब इस लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं. जो पहली है वो है मशीन लैंग्वेज और जो दूसरी है वो है आपके पास असेंबली लैंग्वेज. अर्ली ईयर्स में सबसे पहले जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज आई थी वो थी आपके पास मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज के बाद जो है फिर हमारे पास जो दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है वो है आपके पास असेंबली लैंग्वेज. अब जो मशीन लैंग्वेज है आप ये समझें कि मशीन लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमने जितना भी सॉफ्टवेयर राइट करना है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है ये कम्प्लीटली आप 0 और 1 को यूज़ करते हुए जो है वो सॉफ्टवेयर को जो है वो राइट करेंगे. टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. It is the only language that is directly understood by the computer and it is the fundamental language of the computer. सबसे closest अगर मशीन के कोई लैंग्वेज है तो वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो है वो कहलाती है. प्रोग्राम दैट आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर. अब क्योंकि आपके कंप्यूटर के लिए 0 1 को समझना बहुत आसान है क्योंकि 0 1 बाइनरी लैंग्वेज ही हमारे कंप्यूटर की जो है वो मेन लैंग्वेज होती है. तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फास्टली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती थी. प्रोग्राम दैट आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट बिकॉज एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज. अब यहाँ पर ओवरऑल समरी यही है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा वो हमारे पास कहलाती है मशीन लैंग्वेज. अब यहाँ पर देखें
एक आपको कहा जाता है कि जी एक नंबर याद करें 0101 इस तरह से। इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं तो ह्यूमन नेचर के लिए कैरेक्टर वैल्यू को अल्फ़ाबेट को याद करना जो है वो आसान है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट उसे 0101 के फॉर्मेट में कुछ याद करना पड़े तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमन के लिए जो है वो टफ हो जाता है। दैट्स वाई अर्ली ईयर्स में हमारे पास मशीन लैंग्वेज को ही फॉलो करते हुए हम सारे का सारा सॉफ्टवेयर जो है वो राइट करते थे। तो मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन्स। तो हमारे पास अर्ली जनरेशन, जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई थी, हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वहाँ पर हम मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है वो सॉफ्टवेयर्स को जो है अपने पास राइट करवाते थे। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में थोड़े से मसले थे कि अगर उसके अंदर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को राइट करना है तो कम्प्लीटली आपको 0 और 1 के कोड के अंदर जो है सॉफ्टवेयर को जो है वो लिखना पड़ता है। थोड़ा सा आसान किया गया क्योंकि कम्युनिकेशन तो आपके यूज़र एंड ह्यूमन के दरमियान में ही करनी होती है। तो मशीन लैंग्वेज के बाद हमारे पास जो दूसरी लो लेवल लैंग्वेज आई वो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों में क्या फ़र्क है? हमने थोड़ा सा जो मशीन लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा आसान कर दिया। किस तरह से? हमने वो 0 1 की जगह पे थोड़ा सिंबल्स से जो है वो हेल्प ले ली है। इट इज़ आल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। है ये भी आपके पास लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये थोड़ी सी आसान है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज symbols are used instead of binary code and these symbols are called mnemonics. असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमने 0 1 को हटाकर यहाँ पर हमने सिंबल्स की हेल्प से जो है सॉफ्टवेयर को जो है वो राइट करना शुरू किया है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखी हुई है कि अगर आपको कहा जाए कि सब लिखें, सब हमें नेम पढ़ के पता लग रहा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो है हमने ये वर्ड अपने पास जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में आपको सब्ट्रैक्ट की जगह पे कहा जाए कि 0 1 0 1 इस तरह से लिखें, तो इसको ओवरऑल याद करना मुश्किल हो जाता है। असेंबली लैंग्वेज में हमने इस 0 1 0 1 को रिप्लेस कर दिया सिंबॉलिक वर्ड्स के साथ। It is also called symbolic language and program written in assembly language are easier to write and modify than machine language. Symbolic language है तो इसको याद करना, इसको modify करना जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। It is mostly used to write system software. System software हमारे पास क्या होते हैं? जिस तरह से आप लोगों की ये Microsoft Window है, जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर पहले से कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, ये सारे के सारे उस टाइम जो है असेंबली लैंग्वेज को ही जो है वो यूज़ करके जो है वो राइट किए जाते थे। और ये जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है इसे हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। हमारे पास जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वहाँ पर आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है वो राइट किए जाते थे। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास दो टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इस यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्टिल हमारे पास सिंबल्स को याद करने का जो है वो इशू क्रिएट हो रहा था। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेज आ जाती है लो लेवल लैंग्वेज के बाद, वो हो जाती है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ओवरऑल हमने कम्युनिकेशन जो है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में ही करनी है। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमने इंग्लिश टाइप वर्ड्स को यूज़ करके जो है वो सॉफ्टवेयर को जो है वो राइट करना जो है वो शुरू किया है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड instruction of the languages are written in English like words such as input and print। 0 1 को याद करना हमारे लिए इशू क्रिएट हो रहा था। फिर हम सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर गए, वहाँ पर सिंबल्स को याद करना, सिंबल्स को मेमोराइज करना जो है हमारे पास मसला हो रहा था। इस वजह से हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज के दोनों टाइप्स हैं इसको हमने रिप्लेस कर दिया हाई लेवल लैंग्वेज के साथ। तो ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के हमारे ह्यूमन के लिए जो है वो आसान है, लेकिन मशीन के लिए उसे अंडरस्टैंड करना जो है वो थोड़ा सा जो है वो टफ हो जाएगा। तो इस टफ टाइम को कैसे ख़त्म करेंगे, ये इसको आगे वाले लेक्चर के अंदर जो है हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को जब कवर करेंगे तो फिर आपको इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। देखिए, ए प्रोग्राम दैट इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी टू राइट एंड मॉडिफाई। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जहाँ आप वर्ड लिख रहे हैं इनपुट,
आप लिख रहे हैं प्रिंट। इनपुट से हमें पता लग रहा है कि हमने कुछ इनपुट करना है। प्रिंट का मतलब ये है कि हमने कोई आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो अब अगर ये वर्ड्स लिखते हुए, इंग्लिश टाइप वर्ड्स को लिखते हुए अगर आप सॉफ्टवेयर को राइट कर रहे हैं तो इसको आपके लिए राइट करना एंड मॉडिफाई करना दोनों ही जो है वो आसान रहेंगे। ओवरऑल हम इसे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को। मतलब जो हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है हम सॉफ्टवेयर को जो है वो राइट कर रहे थे। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हो जाती हैं। जो पहली है वो है आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेज, फिर आपके पास हो जाएगी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और थर्ड में आपके पास आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास क्या है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हम इसे कहते हैं। इन दीज लैंग्वेज प्रोग्राम इज ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। प्रोसीजरल लैंग्वेज ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोग्रामर पर्सन है उसके लिए जो है प्रोग्रामर ही जो है वो एक तरतीब के अंदर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखेगा और प्रोग्रामर ही जो है इसको कोड को एडिट करेगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज आर नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक सीक्वेंस के अंदर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने पास एग्जीक्यूट करेगी, एडिट करेगी, अपडेट करेगी। और थर्ड जनरेशन जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है वो सॉफ्टवेयर को राइट करते थे। हमारे पास सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हो जाती हैं। एक हो जाती है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरी हो जाती है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के लिए जो है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए जो है वो राइट की जाती हैं। जैसे आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, जो सारी चीज़ें बिल्ट इन पहले से जो है वो इंस्टॉल है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के लिए होना ज़रूरी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गई आपके पास, वो आपके पास कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से इंस्टॉल नहीं होते लेकिन यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने पास इंस्टॉल करता है और वो हमारे पास कहलाती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसकी एग्जांपल जो मैं देती होती हूँ कि ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो सारे के सारे जो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास मौजूद है। जैसे आप में से अगर कोई एडिटिंग करना चाहता है कंप्यूटर के अंदर तो वो एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो अपने पास इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर एडिटिंग नहीं करनी तो आप वो सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल ही नहीं करते। इसी तरह से आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एग्जांपल हो जाती है। अगर तो आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करना है, स्लाइड्स वगैरह आपने बनानी है तो ही तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत है, अदरवाइज जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होना जो है वो कंपलसरी हैं, इसेंशियल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, वो आपके पास कहलाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेगा वो आपके पास कहलाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर भी राइट किए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है हमने अपने पास जो है वो राइट करवाए। मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पास्कल एंड सी। ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये हमने यूज़ की एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। और इन लैंग्वेजेस के अंदर काम करना जो है एक प्रोग्रामर के बस की ही बात है। कोई नॉर्मल पर्सन जो है इस कोड को ना तो एडिट कर पाता था ना ही इसको अपडेट कर पाता था। तो अब यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो ये है कि कोई टेक्निकल पर्सन जो लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को जानता है, जो लैंग्वेज की ग्रामर को जानता है, वो सॉफ्टवेयर को राइट एंड अपडेट कर सकता है। उसके अलावा कोई नॉन टेक्निकल पर्सन जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर काम नहीं कर सकता। ठीक है। इसी के अंदर प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इस टाइम राइट किए जाते हैं। तो सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेनिस रिची जो है इसके ऑनर का नेम है। और 1972 में हमारे पास जो है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी और स्टिल हमारे पास जो है ये इन यूज़ है। और इसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो राइट किए जाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका कोई ना कोई प्रोग्रामर ही जो है वो
अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर को राइट करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को जो है वो याद करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप हो जाती है वो है आपके पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज देखें, प्रोसीजरल को छोड़ के हम नॉन प्रोसीजरल पे जा रहे हैं। प्रोसीजरल के अंदर जब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना है तो आपके लिए प्रोग्रामर होना जो है वो ज़रूरी है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास फोर्थ जनरेशन कहलाती है। इन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज़र ओनली नीड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। कि आपके पास प्रोसीजरल के अंदर कोई प्रोग्रामर जो है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू दोनों काम जो है परफॉर्म करवाता है, लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है को आपका कोई नॉन टेक्निकल पर्सन जिसे प्रोग्रामिंग का नहीं पता, हाउ टू डू जो है हम यहाँ पे स्किप कर देंगे एंड व्हाट टू डू करना क्या है एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसके पास मौजूद है और नॉन टेक्निकल पर्सन भी जो है इसके अंदर काम कर सकता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास डेटाबेस की एप्लीकेशन हैं इसके अंदर आपने इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, व्हाट टू डू पोर्शन जो है आपका कोई नॉन प्रोसीजरल पर्सन भी जो है वो परफॉर्म करवा सकता है। इसके बाद हमारे पास अच्छा यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के दरमियान में। तो इसमें जो आप लोगों का मेन डिफरेंस आ रहा है वो यही है कि आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेज इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास क्या है कि इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। डिफ़िकल्ट टू लर्न है, लेकिन हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को लर्न करना जो है वो आसान हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू डीबग है कि अगर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर अगर आपके पास कोई कोड में एरर आ जाता है तो हमने उसको रिमूव करना है, तो प्रोसीजरल में जो है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोसीजरल में एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसके बाद जो है रिक्वायर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस, लेकिन इसके अंदर जो है आपके पास फ्यू नॉन इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होती हैं। नॉर्मली जो आप लोगों का मेन पॉइंट है वो 6 वाला है, नॉर्मली यूज्ड बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स। इसके अंदर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है वो आपके प्रोग्रामर ही जो है वो यूज़ कर रहे होती हैं, लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इट कैन बी यूज्ड बाय प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोग्रामर भी इसे यूज़ कर सकता है एंड नॉन टेक्निकल यूज़र कोई ऐसा पर्सन जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती लेकिन वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर जो है वो काम कर सकता है। इट इज़ टिपिकली फाइल ओरिएंटेड, लेकिन इसके अंदर जितनी भी आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर जो है वो लाई करते हैं। इट प्रोवाइड मैनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, इट प्रोवाइड्स लेस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़। इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल इसके अंदर जो है आपने प्रोग्रामिंग राइट करनी होती है, लेकिन इसके अंदर हमने डेटाबेस से रेलिवेंट जो है वो काम करने होते हैं, जैसा कि आपके पास डाटा मौजूद है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, तो ये वाले सारे काम डेटाबेस से रेलिवेंट जितना भी काम होगा वो आपका कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन विदाउट नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग परफॉर्म करवा सकता है। एग्जाम्पल्स में बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी, ये सारे के सारे जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास जो एसक्यूएल है वो आपके पास जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर जो है वो लाई करेगा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट बचता है वो है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की जो है वो तीसरी टाइप है। इट इज़ ओवरऑल जो हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं उनकी बेसिस के ऊपर जो है प्रोग्रामिंग करना वो हमारे पास कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितने भी हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर की पर्सन, प्लेस, थिंग आ जाती है, ये सारी की सारी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। इन रियल लाइफ ए पर्सन हैज़ स्टेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास एक पर्सन मौजूद है, इस पर्सन की जो प्रॉपर हमारे पास कोई ना कोई डाटा होगा, जैसे कि उसका नेम हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, तो ये चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी और एक ह्यूमन, एक पर्सन क्या क्या वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकता है वो उसके बिहेवियर में आ जाएगा। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट हैज़
डाटा एंड फंक्शन। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसे हमने रिप्लेस कर दिया है डाटा के साथ, और जो इसका बिहेवियर है पर्सन का, इसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो फंक्शंस के साथ जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिए हैं। डाटा रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज रिप्रेजेंट फंक्शंस। तो ओवरऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की बेसिस के ऊपर जो है परफॉर्म करेगी। और हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हो जाती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और दूसरी हो जाती है उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़। तो प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डाटा के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे, और बिहेवियर जो है, जो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उसे हम फंक्शंस के साथ जो है वो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती हैं दो चीज़ें, कि यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन मौजूद है। अब कोई भी हमारे पास पर्सन है तो उसका हमारे पास डाटा में प्रॉपर्टीज़ में उसका नेम आ जाएगा। हर पर्सन का कोई ना कोई नेम होगा, उसका कलर होगा, उसकी हाइट होगी, तो ये डाटा आ जाएगा। अब पर्सन क्या क्या फंक्शन है वो परफॉर्म करवा सकता है। ए पर्सन कैन वॉक, स्लीप, ईट, रन, दीज आर ऑल हिज और हर वर्किंग कैपेबिलिटीज। तो इसे हम यहाँ पर फंक्शन कहेंगे। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसकी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट हमने कवर कर लिया है कि हमारे पास कोई भी जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसका कोई डाटा होता है, और डाटा के साथ साथ जो है उसके हमारे पास कुछ फंक्शन भी जो है वो मौजूद होती हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लास हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल हम जब हम किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो एक क्लास बन जाती है। ए क्लास प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिफाइन प्रोटोटाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओवरऑल हम ऑब्जेक्ट्स को किसी न किसी एक क्लास के अंदर जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास क्या फ़ायदे हैं इसे यूज़ करने के, वो हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसकी मौजूद हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसे हम अपने पास जो है वो अभी फर्दर देख लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि एक चीज़, एक डाटा जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है उसको हम बजाय इसके कि हम दोबारा से जाकर लिखें, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एक हमें फंक्शन अलाउ करती है कि एक कोड जो आपने पहले से लिख के रखा हुआ है सब क्लास में जाकर अगर आप उसे दोबारा यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी जो पेरेंट क्लास है वहीं से उस डाटा को जो है अपने पास एक्सेस करके जो है वो अपने पास यूज़ कर लेती हैं। इन अदर वर्ड्स हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास मौजूद है। तो आपके पास जो आपकी चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास में से डाटा को इनहेरिट करेगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक व्हीकल की क्लास मौजूद है। व्हीकल के अंदर जो है हमारे पास कार आ जाएगा। व्हीकल की पेरेंट क्लास और इसके चाइल्ड हमारे पास जो है वो चार बन जाते हैं। कार भी एक व्हीकल है, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, ये सारी की सारी जो है हमारे पास सब क्लासेस हो जाती हैं, या फिर हम इसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। अब देखें चारों के अंदर जो है व्हील्स भी जो है वो कॉमन है, एंड मोटर भी जो है वो आपके पास कॉमन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हील्स एंड मोटर्स जो है ये अपनी पेरेंट क्लास से जो है वो इनहेरिट कर लेंगे। दोबारा से यहाँ आकर कार के अंदर जो है उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमें एक रीयूजेबिलिटी का फीचर जो है वो प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर व्हील्स एंड मोटर्स हम व्हीकल की क्लास से जो है वो इनहेरिट कर लेंगे, और इन अदर वर्ड्स आपकी जो चाइल्ड क्लास है ये कुछ फीचर्स जो है ये अपनी पेरेंट क्लास से जो है वो इनहेरिट कर लेगी, और इसके साथ साथ कुछ फंक्शनैलिटी जो है ये अपने अंदर एक्स्ट्रा भी जो है वो राइट कर लेगी। ठीक है, बस हैज़ सीट्स फॉर मैनी पीपल, एंड ट्रक के अंदर जो है हैवी लोड जो है आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपकी चाइल्ड क्लास है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, और जो प्रॉपर्टीज़ आपके उसके पेरेंट क्लास की होंगी वो भी अपने पास जो है वो इनहेरिट कर लेगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो है आपके पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब ये होता है कि हमने ओवरऑल नेसेसरी डिटेल जो है वो शो करवानी होती है, और अननेसेसरी डिटेल जो है वो हम हाइड करके जो है वो रख देते हैं। तो इससे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज थी प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारे पास सी लैंग्वेज मौजूद है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें एक बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड करती है कि आप इसके अंदर जो है वो क्रेडेंशियल बना लेते हैं, कुछ अपने पास अकाउंट्स बना लेते हैं, एक्सेस डिटेल जो है आप उसके अंदर जो है वो हाइड कर लेते हैं। किस तरह से? इसकी एग्जांपल हमारे पास इस तरह से हो जाती है, जैसे हम मोबाइल के अंदर जो है हमने कॉल करनी है, कॉल करनी है तो आपको डायल पैड जो है मौजूद होना चाहिए और आपने वहाँ पर नंबर मिलाना है। बैकएंड के ऊपर कॉल किस तरह से मिली है, ये सारा प्रोसेस जो है ये आपके लिए अननेसेसरी है। तो इन्फॉर्मेशन हाइड करना, जस्ट नेसेसरी डिटेल जो है यूज़र को शो करवाई जाए और जो डिटेल यूज़र के लिए जो है इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे हाइड करके रखना, दिस इज कॉल्ड आवर इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग की प्रॉपर्टी जो है हमें प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है आपके पास पॉली और दूसरा है आपके पास मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट की बेसिस के ऊपर जब हम प्रोग्रामिंग करती हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैनी वेज में जो है वो बिहेव कर सकता है। किस तरह से? अगर हम यहाँ पर बात करें, हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन एक हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से है? एट द सेम टाइम हमारा जो ह्यूमन है वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो स्टूडेंट है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर किसी मॉल में जाता है तो वहाँ पर वो कस्टमर होगा। इसी तरह से अगर हमारा जो स्टूडेंट है, अगर वो कोई होम ट्यूशन करता है तो वो टीचर भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन वो क्या करता है, मैनी बिहेवियर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है इस टाइम हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने आज जो अपने पास चीज़ें कवर की हैं, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद जो है हमने टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी हैं। एक हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज थी जिसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक मशीन लैंग्वेज थी और दूसरी थी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। और फिर हमने अपने पास जो है हाई लेवल लैंग्वेज को कवर किया। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया कि ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन के लिए जो है ह्यूमन के लिए यूज़ करना आसान है लेकिन मशीन से थोड़ी दूर है, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है हमने तीन चीज़ें अपने पास कवर की हैं, एक है आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेज, दूसरी है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो आपके प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसके अंदर जो है आपका कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन जो कि प्रोग्रामर नहीं है वो भी आपका काम कर सकता है। उसके बाद जो तीसरी हमने टाइप कवर की है वो है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बेसिस के ऊपर प्रोग्रामिंग अलाउ करता है, वो आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कहलाती है।